चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके बैंकिंग लाइफ में भी बहुत जरूरी है। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए ये बैंकिंग ओम्बड्समैन भी जो है उसी पर्पज के लिए है। जैसे आपकी कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको आप कंज्यूमर फोरम पे लेके जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम में बैंकिंग सर्विस एक पार्ट है केवल। यानी वो तो बहुत सारी गुड्स की सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के डीलिंग्स पे, उसकी सेल्स पे काम करता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्पेसिफिकली जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उसमें कोई डिफिशिएंसी है तो उसमें यूज किया जाता है। सर, एक मुझे थोड़ा सा कल वाले उसमें थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए प्लीज कि जो फोरम और काउंसिल, एक्चुअली फोरम जैसे ग्रीवेंस को रिड्रेसल करती है, इसी तरीके हाँ, से काउंसिल के अंदर कैसे जाएगा? कोई कस्टमर जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? जा कुछ सकता, नहीं जा नहीं जा सकता। सकता। काउंसिल में आप कुछ लिख सकते हैं तो वो अच्छा, उससे रिलेटेड लॉ को या गाइडलाइंस को जारी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, देन इट्स कोई ओके सर। पनिशमेंट नहीं देती है। ओके ओके। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, इसका नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लाई गई आरबीआई के द्वारा, और इसमें स्पेसिफिकली जितनी भी आपकी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको कवर करने की वो की गई। तो इस स्कीम में अगर हम सबसे पहले बात करूं मैं, तो कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज, क्या इसमें सारी सर्विसेज आती हैं या कुछ सर्विसेज नहीं आती, इसके बारे में हमें सोचना होगा। और इसके अलावा कौन इसको डील करता है, डीलिंग बॉडी कौन है, क्या ये कंपनसेशन देती है, ठीक है, या कोई ऑर्डर पास करती है, ठीक है, इनकी अपील होती है या नहीं होती है। कोई भी जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ पढ़ने में यही चीजें हैं, ये क्या है, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, यानी किस किस बातों को ये सुनती है, ठीक है। और अपील अगर सुनने के बाद कोई डिसीजन देती है तो वो अपील कहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। कंपनसेशन ऑर्डर में वो क्या क्या कर सकती है, कितने तक का ऑर्डर कर सकती है। डीलिंग बॉडी का कंट्रोल किसके पास होता है, ठीक है। उसके एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, उसके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो ये पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज तो हमें पता लग गई कि भाई ये बैंकिंग ओम्बड्समैन है और बैंकों के ग्रीवांसेस को कम से कम करने और बैंकिंग सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए किया गया, ठीक है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आ गई, ठीक है। इसके अलावा बैंकों, आरबीआई ने बैंक अच्छा काम करें उसके लिए क्या क्या और स्कीम्स कह लीजिए या कोई रेगुलेशंस हैं, क्या और आ रखे हैं, कुछ नाम बताएं दो चार एक। आप लोग दो चार एक नाम बताएंगे तो उससे रिलेट करेंगे हम लोग। बोलिए। बीसीएस भी है सर। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो है जब हम क्रेडिट कार्ड वाला पढ़ रहे थे तो बीसीएस बीआई की बात हमने शुरू कर दी थी। बीसीएस बीआई और बताइए तो। फेयर प्रैक्टिस कोड सर। नहीं, फेयर प्रैक्टिस कोड तो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का है। मैं थोड़ा सा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पूछने जा रहा हूँ, कौन कौन लोग आपके लिए चिंता सर करते हैं। आईबीए आईबीए आईबीए, वेरी गुड। बीआर एक्ट। बीआर एक्ट में ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। बीआर एक्ट तो क्या है, एक एक कंपनी के, बैंकिंग कंपनी के रेगुलेशन को करता है, मतलब कंपनी की तरह काम करे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बीआर एक्ट डायरेक्टली इस बात से रिलेटेड नहीं होता है। सर नाबार्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री सर। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए कह सकते हैं कि वो करता है। नाबार्ड जो है, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लिए कोई स्कीम्स में वो ला सकता है, ठीक है। अब नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के साथ अगर हम एग्रीकल्चर ले लें तो सिडबी भी आ सकता है, मुद्रा भी आ सकता है। तो ये इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम
वो करते हैं। और दूसरा एक्ट की बात करें तो एक्ट हमारे पास एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक। और स्कीम की बात करें तो ये जो ओम्बड्समैन स्कीम है ये एक्ट नहीं है, इसका नाम क्या है, स्कीम। स्कीम का मतलब ये होता है वो किसी एक्ट से गवर्न ना होके किसी बॉडी ने उसको बनाया है कि भाई ये चीज आप करिए, ठीक है। तो इस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं जरा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जब हम आएंगे तो उसमें जितनी बारीक चीजें हैं, कोई भी चीज हमारी छूट ना पाए, बैंक को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को किस तरह से वो किया हुआ, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पेपर पे ऑप्शंस आते हैं ना, तो अगर ये आप सामने आपके 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ये 10 लाइन के पैराग्राफ में से हर दूसरी लाइन में से कुछ ना कुछ उठा के पॉइंट्स बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कीम इनेबल्स एन एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम। तो फोरम की जहां बात आ गई तो फोरम एक तरह से कोर्ट टाइप की हो गई, ठीक। टू बैंक कस्टमर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द सर्टेन सर्विस। तो यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर्टेन। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। और ये स्कीम जो है सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। अब इसमें देखिएगा जरा कि जब कोई भी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है तो उसको कहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। कि उसमें ये लिख दिया गया है कि आरबीआई ने जो ये स्कीम बनाई है उस स्कीम में जो भी कह रहा है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2006 में इसमें काफी चेंजेज आए, ठीक। द स्कीम नाउ इन्वॉल्व्स डिफिशियंसी अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट बैंकिंग भी अब एक पार्ट हो गया, पहले नहीं हुआ करता, तो उसकी डिफिशियंसी को भी कवर कर लिया गया। और इस अमेंडमेंट में जो कस्टमर है वो कंप्लेंट करेगा किसकी, नॉन एडहेरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड। तो किस किस की चीज की बात है, एक तो जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है यानी अच्छी तरह से काम करने के तौर तरीके हैं बैंकों के वो, या कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट जो बीसीएसबीआई के हैं, इनका अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपकी कंप्लेंट वहां जाएगी बैंकिंग ओम्बड्समैन में, ठीक है। द अमेंडमेंट्स scheme however does not include certain banking transactions such as failure to honor bank guarantee, ठीक है। दूसरा क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। इस टाइप की कंप्लेंट नहीं डील करता है। कोई बता सकता है इसका लॉजिक क्या है, क्यों ये कंप्लेंट नहीं डील कर रहा बैंक? सर लोन से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये सब BICGC का काम है सर, नहीं ये इसी लोन का, इट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी है बैंक के एज ए पार्ट ऑफ द लोन। लोन की भी शिकायतें सुनता है, ऐसा नहीं लोन की शिकायत नहीं सुनता, उसकी सर्टेन लिमिटेशन है। जो मेरा इसमें लॉजिक कहता है कि ये जो बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक हाई लेवल के कस्टमर्स यूज करते हैं, मतलब ये बहुत कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट नहीं है। और इसका ज्यादातर यूज जो है जो फॉरेन यानी एक्सपोर्ट रिलेटेड या इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा होता है। तो इसका रीजन ये है कि इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को वो इंक्लूड नहीं करने का रीजन ये है कि ये एक कॉमन लेमैन के लिए ये सर्विसेज नहीं है सर। इसके केसेस भी कम आते होंगे, बहुत कम इश्यूज होते होंगे या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एलसी तो बहुत रेगुलेटेड है, एलसी तो बहुत रेगुलेटेड है बहुत, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम से काम होता है वहां पे, तो वहां पे हो सकता है ऐसे इश्यूज नहीं होते जैसे आपने बोला, ठीक है। इन्होंने द स्पेशल बैंकिंग शब्द यूज ओम्बड्समैन किया स्कीम था, इज, फेलियर, फेलियर। क्या चीज, इन्होंने वर्ड यूज किया फेलियर टू ऑनर द बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब हो सकता है दूसरी चीजें करता हो, तो ये फेलियर को नहीं करता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि बैंक ने किसी की गारंटी को वो नहीं किया, मतलब बैंक ने किसी गारंटी ले रखी है
और बैंक ही नहीं उसको ऑनर कर पाया, या एलसी खोल रखी है बैंक ने, एलसी नहीं कर, तो वही मेरा कहने का मतलब है ये बहुत बड़े लेवल की टाइप की ट्रांजेक्शंस है, ठीक है। फंड्स बेस और नॉन फंड बेस भी मसला रखता होगा सर? नहीं तो ये दोनों जो है नॉन फंड बेस्ड तो हैं, हाँ ना, नॉन फंड बेस्ड है दोनों ना, जो Yes. बैंक गारंटी है और लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों जो है नॉन फंड बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो है कोई व्यक्ति होता है जिसका नाम ओम्बड्समैन होता है। ओम्बड्समैन को हिंदी में बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल, लोकपाल। ठीक है। तो बैंकिंग का लोकपाल, बैंकिंग का ओम्बड्समैन। ऐसे ही आपको पता होगा ओम्बड्समैन बहुत सारे होते हैं, पता है। टेलीफोन यानी बीएसएनएल में भी टेलीफोन का ओम्बड्समैन बना रखा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का ओम्बड्समैन, पेंशन ओम्बड्समैन है, ठीक है। जहां पे ग्रीवांसेस ज्यादा आने लग जाते हैं तो लोगों की शिकायत सुनने का काम करता है। और ये अपॉइंटमेंट कहां से होता है? अपॉइंटेड बाय आरबीआई। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है उसका एक डेजिग्नेशन होता है। जरा बता सकते हैं किस डेजिग्नेशन के बंदे को बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया जाता है? सीजीएम सर, आरबीआई के सीजीएम। जीएम और सीजीएम लेवल के किसी ऑफिसर को बनाया जाता है, ठीक है। एज ऑन डेट 15, अब ये 15 की जगह मेरे ख्याल से ये बैंकिंग ओम्बड्समैन 22 हो गए शायद। किसी को पता है कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन हो गए? 22 सर। और ये जो ओम्बड्समैन होते हैं इसका एक पॉइंट यहाँ पे है कि ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में है, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं वहां पर नहीं है, तो उनका ओम्बड्समैन नियर बाई किसी स्टेट्स में होता है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आरबीआई के जहां पर भी ऑफिस हैं ऑलमोस्ट, वहीं पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का भी उसी बड़े ऑफिस में एक सेक्शन बना होता है, ठीक है। कभी आरबीआई के ऑफिस आप जाके देखिएगा रीजनल ऑफिस में, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि बैंकिंग ओम्बड्समैन का कहाँ ऑफिस है, ठीक। फिर आता ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड है। तो कौन कौन आ गए इसमें? सभी आ गए लगभग। ऐसा नहीं कि आरआरबी नहीं, क्योंकि कस्टमर की डेफिशिएंसी हर तरह का बैंक करता है। तो आरआरबी भी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, सभी इसमें कवर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के कंसर्न में ये इनमें से कौन सा पॉइंट नॉट करेक्ट है करके। तो ये नहीं पूछता बैंकिंग ओम्बड्समैन कब बना, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो बहुत बारीकी से इन पॉइंट को देखना है। तो कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं, डिफिशियंसी किस बैंकिंग सर्विसेज की ली जाएंगी, तो किसकी ली जाएंगी? पहला बात है क्या है कि सबसे पहला होता है एक तो पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप इनका प्रॉपरली नहीं पेमेंट करेंगे या इनऑर्डिनेट डिले, मतलब ज्यादा डिले करेंगे, तो बहुत कंप्लेंट आती है ना, चेक जमा किए इतने दिन हो गए। और आप स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स जो है बिना किसी विदाउट सफिशिएंट कॉज के अगर नहीं लेते हैं तो। तीसरा क्या है, यहाँ तो होगा स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स और यहाँ पे आ गया कॉइन, दोनों की बात, ठीक है। और जो इनवर्ड रेमिटेंस आ चुका है आपका, लेकिन आप उसका पेमेंट में, यानी आपका कलेक्शन तो आ चुका लेकिन आप खाते में नहीं डाल ले, तो ये कंप्लेंट सुनी जाएगी। चलो अगला पॉइंट है कि अगर आपने समय पर बैंक नहीं खोला या जल्दी बंद कर दिया, वो पॉइंट भी आएगा, ठीक है। अगला है आपने कोई प्रॉमिस की, किसी फैसिलिटी को प्रॉमिस किया कि हम आपके घर से कैश कलेक्ट करेंगे और आपने नहीं कलेक्ट किया, लेकिन ये प्रॉमिस क्या है? इन राइटिंग बाय ए बैंक और इट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए बोलते हैं ना। तो बैंक करे या आपका डीएसए करे, तो एक तरह से बैंक ने ही करी हो, क्योंकि डीएसए क्या है? एजेंट है आपका। और जो प्रोसीड्स आती हैं उनको आपने डिले करी, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव को नहीं माना आपने, डायरेक्टिव का आरबीआई के रूल्स डायरेक्शंस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने जैसा कहा था वैसा नहीं करा, ये कंप्लेंट आएगी। कोई एनआरआई से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आप सोच सकते हैं कि यार एनआरआई इसमें आते ही नहीं आते, तो एनआरआई भी आएंगे। अगर एनआरआई इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज से कंप्लेंट कर रहे हैं तो इस परव्यू में आएगी वो, ठीक है। और
आपने कोई डिपॉजिट अकाउंट खोलने को मना कर दिया बिना रीजन के, सारे कागज लेके आया, फिर भी बोल दिया कि भाई 10 दिन बाद आना, भी क्लोजिंग चल रही है। और कोई चार्जेस बिना किसी प्रायर नोटिस के आपने लगा दिए कस्टमर पर, तो वो फिर कर सकता है कंप्लेन। नॉन और एटीएम डेबिट कार्ड की ऑपरेशंस की बहुत जो है कंप्लेंट्स होती हैं, वो अगर हैं तो वो, तो उसमें क्या है, बैंक और इट्स सब्सिडरी, यानी कि वो बैंक और उससे जो सब्सिडरीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी इसमें आएंगे। ठीक है। सर नॉन उसमें डिस्बर्समेंट डिले और द पेंशन, पेंशन को आपने टाइम से नहीं दिया या दे नहीं रहे हैं तो वो भी आएगी। ठीक। और टैक्स का पेमेंट कोई करने आया तो उसको भी आपने रिफ्यूज कर दिया, वो भी नहीं, वो भी कंप्लेंट में आएगा। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिडेम्पशंस को मना कर दिया, एनएससी या कुछ वैसी लेके आया, सॉरी जो आरबीआई के बॉन्ड वगैरह लेके आया, आपने कहा जी ये हमारे वहां नहीं होता, अब होना बंद हो गया, जो भी कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दे दी। आपने किसी के डिपॉजिट अकाउंट को फोर्स क्लोज कर दिया। ठीक है। आपने कोई रिफ्यूजल टू क्लोज, डिले इन क्लोजिंग द अकाउंट, उसने बोला भैया मेरा अकाउंट बंद कर दो, आपने 10 दिन लगा दिए, वो आ गया। इसके अलावा अभी हमने पूरा ऊपर पढ़ा था कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, जो हमारा बीसीएसबीआई करता है, और फेयर प्रैक्टिसेस कोड जो बैंकों ने अडॉप्ट किए हुए हैं, उनमें से कोई कमियां छोड़ी तो वो सारी कंप्लेंट आपकी सुनी जाएगी। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ऑन एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट, यानी आपके रिकवरी एजेंट ने कोई भी डिफिशियंसी कर दी सर्विसेज में, तो वो सर्विसेज भी डिफिशियंसी में आएंगी। ठीक है। अगर बात करें लोन और एडवांसेस की, तो इसमें क्या है, सर्टेन है, मतलब पूरा नहीं है। लोन एडवांसेस की सर्विसेज के लिए स्पेशली इन्होंने पैराग्राफ बनाया है, तो वो क्या है, पहली बात तो है इसमें एक पॉइंट तो है इंटरेस्ट रेट वाला, कि इंटरेस्ट रेट अगर लोन एडवांसेस में गलत लगा रहे हैं तो सुना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, आपकी डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं करी तो सुना जाएगा। आपने विदाउट रीजन आपने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी लोन की, तो आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। आपने फेयर प्रैक्टिस कोड जो बने हुए हैं लेंडर्स के लिए, या कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट बने हुए हैं, इनमें से किसी भी कोडों को वायलेट किया लेंडर वाले लोन्स को, तो वो भी नहीं सुने जाएंगे अगर आप नहीं मान रहे उनमें। ठीक है। और आरबीआई के कोई भी डायरेक्शंस लोन्स के रिगार्डिंग हैं, वो नहीं माने तो वो भी सुने जाएंगे। फिर द बैंकिंग ओम्बड्समैन मे आल्सो डील विद सच अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड। आरबीआई टाइम टू टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे अब क्या है, मोबाइल बैंकिंग खूब चलने लगा हो, कल आजकल क्या है, सोशल मीडिया बैंकिंग चल रही है। व्हाट्सएप में भी कई बैंकों ने वो अपने आप को इंटीग्रेट कर दिया है कि आप व्हाट्सएप में अपने पर्सनल नंबर से अगर व्हाट्सएप लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा, 2 लिखे, सब कोड बने हुए हैं उसमें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हम यूज करते हैं, अच्छा लगा हमें काफी वो। ठीक। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी के वहाँ व्हाट्सएप सर्विसेज हैं? मोबाइल नहीं, मोबाइल बैंकिंग नहीं बात कर रहे हैं, कोटक बैंक है सर, है। कोटक का, और प्राइवेट बैंकों में है सर, कोटक का नहीं, इधर बैंक नेशनलाइज की बड़ौदा बात में कर है, रहे हैं। नेशनलाइज में बीओबी में है सर। हाँ, मुझे अच्छा लगा वो काफी ना, अपने पर्सनल नंबर से आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो एक मीनू चले आ रहा, उस मीनू में जो नंबर टाइप करेगा उसका आंसर मिल जा रहा है आपको, बहुत बढ़िया यस लगा सर। मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन जो है एसएमएस से ज्यादा फास्ट है। आगे एक पॉइंट क्या है, बिफोर फाइलिंग द कंप्लेंट द बैंकिंग ओम्बड्समैन ए कस्टमर हैज टू अप्रोच। अब यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, बहुत सर जरूरी, ये लाइन कि दोबारा से बताना। बैंकिंग ओम्बड्समैन में डील विद सच अदर, यानी इसका मतलब ये है कि आरबीआई और इनके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल देगा कि भैया अब जो है आप व्हाट्सएप की कंप्लेंट भी सुनना शुरू कर दो बैंकिंग रिलेटेड, या अब आप जो है पासबुक की अच्छी प्रिंटिंग नहीं हो रही उसकी भी सुनना शुरू कर दो। ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में कह रहा है, आरबीआई ने जो रूल निकाल दिया, क्योंकि इस स्कीम को चलाने वाला कौन है, आरबीआई है। ठीक है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग कुछ भी होगा तो होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको पहले बैंक में जरूर लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ओम्बड्समैन नहीं जाते, बैंक में आप पहले लिखेंगे और बैंक आपकी बात नहीं मान रहा है और उसका वेट करेंगे 30 दिन तक। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है 30 दिन तक तो ही आप बैंक जा सकते हैं। और एक बात और है,
कि जब ये 30 दिन पूरे हो जाएं तो उसके 1 साल तक जा सकते हैं, विद इन 1 ईयर। ऐसा ना हो 1 ईयर, ऐसा ना हो कि आप 10 साल बाद चले जाएं कि साहब मैंने एक अकाउंट खुलवाया था और उसकी पासबुक आज तक नहीं मिली मुझको। ठीक है। और सर ये 1 जो ईयर इंक्लूडिंग 30 डेज क्या? नहीं, उसके बाद। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपका जो फॉर्मेट है वो सिंपल हो सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल किसी एडवोकेट से लिखवाओ, प्लेन पेपर में लिख सकते हैं आप चिट्ठी अपनी पूरी कहानी लिख करके। हालांकि बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अपना एक फॉर्मेट बना रखा है, लेकिन फिर भी आप अगर सीधे चिट्ठी लिखेंगे उसमें उन पॉइंट्सों को लिख देंगे, साफ साफ समझ में आ रहा हो तो भी वो कर सकते हैं। ठीक। कब आपकी कंप्लेंट नहीं वो की जाएगी, तो यहाँ बोला हुआ है, एक तो पहली बात है कि आपको पहले बैंक में अप्रोच करना, वही जो ऊपर पॉइंट बनाया, वन हैज नॉट मेड द कंप्लेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वन विच ही हैज रिसीव्ड द रिप्लाई ऑफ द बैंक, और इफ नो रिप्लाई इज रिसीव। अब देखिएगा, सुनो, यहाँ लिखा है द डेट ऑन विच ही हैज रिसीव्ड द रिप्लाई। सपोज कीजिए उसको उसने शिकायत करी 23 ऑफ जनवरी 21 को। ठीक है। उसको रिप्लाई मिला 20 ऑफ फरवरी 21 को, रिप्लाई मिल गया। तो यहां से आप 1 ईयर। अगर उसे रिप्लाई नहीं मिला तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा, 23 तक। यहां से 1 ईयर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर बैंक यस ने सर, रिप्लाई यस दे दिया तो उससे 1 ईयर, और रिप्लाई नहीं दिया तो ये पहले आप 1 मंथ मानेंगे, क्योंकि उसमें बोला हुआ है ना कि 1 मंथ तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। इफ इट इज मोर देन 1 ईयर एंड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक। अब कैसे हो रहा है देखो, 1 ईयर 1 मंथ हो रहा है, देखो हो रहा है। लेकिन इससे अगला समय नहीं मिलेगा आपको। जिस दिन आपने चिट्ठी लिखी, तो अभी आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना इंक्लूड, मैंने कहा नहीं, वो 30 डे के बाद में है। डाउट दूर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंप्लेंट इज पेंडिंग डिस्पोजल हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद। यानी कि ओल्ड या सेम टाइप की कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट थी, उसको ओम्बड्समैन ने डिसीजन दे दिया, फिर आप दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी उसको डिस्पोजल नहीं करता वो। ठीक है। अब ये वर्ड आ गया फ्रीवोलस एंड वेक्सेशियस। यहाँ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बात हुई थी कि झूठी मूठी शिकायतें नहीं सुनता, अगर लगेगा कि झूठी मूठी कर रहा तो नहीं मानेगा। द इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट इज नॉट कवर्ड। अब कोई ऐसे विषय पे उसने कंप्लेंट कर दी, तो उसने कहा कि साहब ये जो बैंक का स्टाफ है अक्सर छुट्टी में रहता है, तो ये तो नहीं चुना जाएगा। ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। कोई उसका ऐसा मैटर जो उसके परव्यू में नहीं आता है। इफ द कंप्लेंट इज फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर दैट वाज सेटल्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ, यानी कोई, यहां तो बोला सेम टाइप की कंप्लेंट, यहां बोला ओल्ड कंप्लेंट, यहां बोला कि ऐसी कंप्लेंट जिसका सेटलमेंट भी हो चुका है। सेम टाइप का तो मतलब ये है कि अभी एक चल रही है फिर आपने दूसरी दे दी, लेकिन इसमें क्या है, कोई सेटलमेंट हो चुका तो उसी टाइप की कंप्लेंट को दोबारा नहीं चुना। अब बात आती है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन तो आपको पता ही है कितने तक का वो कर सकता है, बताइए आंसर, बोलिए। 20 लाख। सर बैंकिंग 20 लाख। ये लिखा 10 हुआ लाख, है। 10 लाख। सर 10 से 20 हो गया ना ये? 10 हाँ। लाख है सर, 10 लाख। नहीं, 20 हो गया। सर जो इसमें बैंकिंग इंटर ओम्बड्स, बैंक डिस्प्यूट भी हो सकता है इसमें कंप्लेन? हाँ वो मैं पॉइंट कुछ बता रहा हूँ, अभी आप पॉइंट रू करिए, अभी उसमें सारी बातें करते हैं। जब हम बात करेंगे ना कौन कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, और उसको मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। अच्छा, ये तो कंप्लेंट नॉर्मल कंप्लेंट हो गई। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल इन्होंने वो किया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए जो स्पेशल किया हुआ है उसमें 1 लाख तक की डिफिशियंसी को आप वो कर सकते हैं, इसमें केस ला सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए, रिलेटिंग टू द क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। तो इसमें एक कंपनसेशन टाइप का है। और ये जो है
2017 में चेंज हुआ, पहले 10 लाख हुआ करता था, ठीक है। और ये अप टू है, मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे क्या नुकसान हुआ उसमें, अगर हुआ है नुकसान तो वो ठीक है। और क्रेडिट कार्ड वाले में नुकसान तो क्या होता है, क्योंकि आप पैसा लिए हुए होते हैं उनका, तो उसमें क्या है कि मेंटल एगोनी और हरेसमेंट के लिए बात होती है, यानी कि उनके जो फोन आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए होता है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन विल टेक इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ द कंप्लेनेंट टाइम, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी होता है, हैरेसमेंट, मेंटल एंग्यूज, सब, तो इन सब चीजों को कंसीडर करता है जब वो लॉस को एसेस करता है, ठीक है। अब इसमें सर सिंपल एक कंपनसेशन और केस का अवार्ड सेम चीज है सर या अलग अलग? कंपनसेशन क्या या चीज? अवार्ड, कंपनसेशन और अवार्ड दोनों सेम चीज है सर? मैं बताता हूँ। अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर, अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर, और ये ऑर्डर होता है कोर्ट का, कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग अवार्ड बोलते हैं। अब इस अवार्ड में क्या लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है स्टॉप बैंकिंग, उसने कहा भैया बैंकिंग बंद करो। दूसरा लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का पेमेंट करो, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि फ्यूचर में मत करना। तो ये पॉइंट्स उसने अपने इस अवार्ड में दिए हुए। तो कंपनसेशन वाला वर्ड ये है। कंपनसेशन का मतलब होता है कोई फाइनेंशियली रिलीफ देना उसको, जो कि अवार्ड में लिखा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर यस सर यस। सर ये जैसे एसबीआई में क्लरिकल स्टाफ को अवार्ड स्टाफ बोला जाता है, तो ये वही मैटर रखता है नहीं क्या? नहीं 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 अवार्ड नहीं, नहीं। वो वाला अवार्ड स्टाफ नहीं है। देखो, ये जो ऑफिस, इसमें बैंकिंग में सिस्टम होता है, बैंकिंग में सिस्टम इस तरह होता है। सबसे पहले होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। फिर होता है अवार्ड, जिसमें क्लरिकल सब आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट होता है सबऑर्डिनेट। तो वो इस तरह से है, सुपरवाइजर, अवार्ड स्टाफ और सबऑर्डिनेट। तो ये तीन स्ट्रक्चर का जो बैंकिंग में सिस्टम है सारा, ठीक है। प्राइवेट बैंकों में अलग तरह से चलता है। अब एक ये छोटे सा केस का जिक्र इसमें किया हुआ है। इसमें क्या है, किसी की कोई रिटायरमेंट बेनिफिट थे, उसने अपना चेक जो है सेंड किया कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो चेक मिलता है ना, और द क्रेडिट ऑफ द चेक नॉट रिसीव्ड, और बैंक ने कोई सेटिस्फैक्टरी उसको कोई भी वो नहीं किया, और जबकि वो बार बार मिलता रहा, ठीक है। कस्टमर ने क्या करा है, पेड, जहां से वो पेड होना था चेक, वहां से एक फोटोकॉपी अरेंज कर ली, और देखा कि वहां से तो हो चुका है लेकिन मेरे खाते में नहीं आया। तो उस चीज को उसने क्या करा, द बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट ऑन द कस्टमर जनवरी 10। तो ये जो केस है 2000 का है, बैंक ने जमा कब किया, 2010 में, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया। तो बहुत सिंपल सा केस नजर आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं पड़ना पड़ेगा? यस सर, करना पेमेंट होगा पड़ेगा। सर, करना इंटरेस्ट पड़ेगा। पे करना The पड़ेगा। complaint was a person of small means and was deprived of his retirement benefit 10 years। तो इसने क्या कहा, उसने कहा डिपॉजिट का जो रेट है प्लस 2 ईयर 31/7/7 तक तो ये पेमेंट आपने करना है। और उसके बाद का जो पीरियड है, उसने कहा कि जो बैंक की कंपनसेशन पॉलिसी, अब यहाँ पे सुनिएगा, एक्चुअली क्या हुआ कि 2007 के बाद बैंक की कंपनसेशन पॉलिसी आई। 2007 से पहले ये चेक में क्या होता था, बहुत डिले होती थी, 5-5 महीने से कलेक्ट नहीं हो पाता था। तो जब इसकी कंप्लेंट्स खूब जाने लगी तो बैंक ने क्या करा, आरबीआई ने बैंक की चेक कलेक्शन कंपनसेशन पॉलिसी बना दी। तो उसमें कुछ बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे मिलेगा। उससे पहले पॉलिसी नहीं थी, तो उससे पहले क्या करा उसने, जो डिपॉजिट रेट है, डिपॉजिट रेट जो फिक्स है, वो डिपॉजिट रेट प्लस 2% दिया। कब तक, 2000 से लेकर के 2007 तक। उसके बाद आपकी कंपनसेशन पॉलिसी आ गई। कब से आ गई, 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से जब कंपनसेशन, वो उसमें लिखा हुआ था डिलेड इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता है। अभी ये प्रमोशन एग्जाम का बहुत सटीक क्वेश्चन है, प्रमोशन एग्जाम का सटीक क्वेश्चन है कि अगर कोई चेक उसकी है ना, लोकल चेक कितने दिनों में क्लियर हो जाना चाहिए? 3 days। 3 डेज 3+2 सर।
और आउट स्टेशन 15 days. उसका है कैपिटल में 7 days है। किसी को बिल्कुल सही से याद है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है ना, मेट्रो में जाएगा तो 7 है, मेट्रो सिटी में 7 है। वैसे तो क्या अभी आप आउट स्टेशन चेक कलेक्शन हो रहे हैं क्या आजकल? यस सर, अभी तो सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम चलता है सर। आज है लगा होगा, सर, कोई प्रॉब्लम कल नहीं पैसा होती। क्रेडिट हो जाता है। हो रहा है तीसरे मेरे दिन ख्याल से तो अब इसका आउट स्टेशन चेक का बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया होगा। सर अभी टोटल काम T+1 डेज पर हो रहा है। कहाँ पे? आते हैं सर अभी भी, क्योंकि बहुत सारे है ना चेक वगैरह जो उनकी ब्रांचेज आसपास नहीं होती। अच्छा, जो क्लियरिंग के मेंबर नहीं होंगे ना आसपास। हाँ, सपोज धनलक्ष्मी बैंक है वो साउथ में ज्यादा है, करुण वेस्ट बैंक है वो साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, अच्छा, इसलिए वो अभी भी आते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला कि वो इंटरेस्ट रेट तो पेमेंट हो गया, तो और ये मुझे कोई आंसर करे हो कि इस समय बैंक कंपनसेशन पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? क्या वो बैंक रेट प्लस कुछ है? क्या वो एसबी का रेट? क्लीन ओडी के नाम से नहीं है सर, क्लीन ओडी से है। नहीं, वो अलग चीज है। सेविंग का रेट एप्लीकेबल होता है सर, सेविंग का इंटरेस्ट रेट के एप्लीकेबल होता है। एसबी रेट है सर। नहीं नहीं, सेविंग के तो नहीं है, कुछ प्लस है। अगर ज्यादा नहीं लेट सर, कर बैंक रेट प्लस 2% और कुछ एक दूसरा केस में बैंक रेट प्लस 3% है दिन के हिसाब से, ऐसा है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं 2% और बता रहे हैं 3% बैंक रेट प्लस। यस तो ये यस सर, आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा सर। हाँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रमोशन एग्जाम के लिए। मैं भी देखता हूँ अगर मेरे को मिल जाता है। सर वो मुझे याद है जेआईबी में पीपीबी में पढ़ा था सर, पहला यूनिट या दूसरा यूनिट में क्या हुआ। कंपनसेशन पॉलिसी का। हाँ सर, ये वाला चीज जो अभी आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं है सिलेबस में तो है ही, खैर सिलेबस में तो है ही। मैं इसमें टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। अच्छा, स्लैब के हिसाब से जैसा स्लैब होगा। आपको स्क्रीन दिख रहा कुछ? यस सर। स्क्रीन में देखिए, पेमेंट ऑफ पेनल इंटरेस्ट फॉर डिले क्रेडिट रिटर्न एनईएफटी एनईसीएस ईसीएस ट्रांजेक्शन। इसमें यहाँ पे देखो, रेपो रेट प्लस 2%। ये आ रहा ना, आरबीआई एलएफ रेपो प्लस 2, तो रेपो रेट से लिंक कर दिया गया। ठीक है, द बैंक विल पे इंटरेस्ट टू इट्स कस्टमर on account of the delay in the credit return. The interest will be paid at the rate prevailing RBI repo rate plus 2% from the due date of the credit till the date of actual credit. अब ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट का मतलब वही है ना, कितने वर्किंग डे पर है, कितने वर्किंग डे पर आपका कलेक्ट होना चाहिए था। आउटस्टेशन चेक है तो 7 दिनों में कलेक्ट होना था, या क्लियरिंग का चेक है तो 2 दिन में होना था। तो इस तरह से है। ठीक है, ये प्रमोशन का क्वेश्चन है, इसको अपने अपने बैंकिंग के हिसाब से देख लेना। ये वाला 9th वाला पॉइंट देखिए जरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड कलेक्शन ऑफ लोकल आउटस्टैंडिंग, दोनों के बारे में। एज ए पार्ट ऑफ द कंपनसेशन पॉलिसी, द बैंक विल पे इंटरेस्ट टू इट्स कस्टमर on the amount of collection instrument in case of there is delay giving credit beyond the time period by the special policy। तो इसमें ये है जो आप बता रहे थे ना, देखो ये है क्लियर, इसको जरा देख लीजिएगा सब लोग। क्या है इसमें? सेविंग बैंक रेट फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 3 days फॉर लोकल चेक। ये किसके लिए है? लोकल चेक के लिए। कितने दिन आ गया यहाँ पे लोकल के लिए? 3 day आ गया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेविंग बैंक रेट फॉर द बिलेड बियॉन्ड 7 days फॉर आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया आउट स्टेशन चेक के लिए। ठीक है, पेबल एट सीटीएस सेंटर एंड 10 days फॉर नॉन सीटीएस सेंटर।
तो यहाँ पर दो कैटेगराइजेशन कर दिया है, अगर सीटीएस है तो 7 दिनों का मैक्सिमम है, और नॉन सीटीएस है तो कितना कर दिया, 10 दिन का। और इसके अलावा where the delay is beyond 14 days, interest will be paid at the rate applicable for a term deposit for the corresponding respective period और सेविंग बैंक रेट whichever is higher। तो कई बार क्या होता है कि सेविंग बैंक या आपका सेविंग बैंक का पीरियड या टर्म डिपॉजिट जो भी ज्यादा होगा तो सेविंग बैंक ना होके, लेकिन ये कब कंडीशन है, जब 14 बियॉन्ड 14 दिन तक हो जाएगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले, ये जो पॉइंट आ रहा है अब, ये कौन सा आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले एक्सीडिंग 90 डेज, इंटरेस्ट विल बी पेड कितना है, 2% अबव द करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे उसने फिक्स डिपॉजिट +2 करा है। इसको अपने अपनी बैंक की पॉलिसी से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यहां पर बोला हुआ है कि एसबी और एफडी जो भी हाई होगा उसको लेंगे, ठीक। और यहाँ अगला पॉइंट क्या देखिए इसमें, इफ द इवेंट और द प्रोसीड चेक्स अंडर कलेक्शन वाज टू क्रिएटेड ऑन टू एन ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट। अब मतलब वो जो कलेक्शन गया हुआ चेक वो किसी लोन अकाउंट का था, पता लगा उसमें 18% लग रहा है क्या, तो उसमें क्या बोलता है, द क्रेडिट इज बियॉन्ड द टाइम पीरियड 3 days ऑफ लोकल टाइम 7, वो जो टाइम पीरियड है उसको हटा दो आप, तो इंटरेस्ट फॉर सच डिले विल बी पेड एट द रेट एप्लीकेबल टू द लोन अकाउंट। तो यानी कि वो कंपनसेशन आपका लोन अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट लगा होगा उसी रेट से होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो जाएगी तो आपको 2% अबाव देना पड़ेगा। मतलब ये जो 2% है कंपनसेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले क्या है, मोर देन कितने दिन पर है वो, 90 दिन। मोर देन 90 दिन होगा तो आपको 2% वाला एडिशनल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक रेट कितना था सर, बैंक रेट का और था ना ऊपर, वो नहीं, कौन सी वो उसमें लगे? रेपो वाला था, उसको पॉइंट को मैं भी देखता हूँ। एक पॉइंट यहाँ देखो कि चेक का अमाउंट कम से कम कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली व्हेन सच अमाउंट इज, यानी जब कंपनसेशन आपका 10 या उससे ज्यादा बढ़ेगा तभी पेमेंट होगा, चेक का अमाउंट नहीं, कंपनसेशन अगर आपका मतलब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है अगर उससे ज्यादा होगी 10 से ज्यादा तभी आपको पेमेंट होगा, 10 और 10 से ज्यादा, ठीक है। अब उस पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, चेक पेमेंट ही नहीं होगा है चेक का डेट अगर 90 पेमेंट करने में 90 डेज से ज्यादा हो गया तो वो तो ये हो जाएगा वो। हाँ वो उसमें बताऊं होता क्या है कि बैंक पेमेंट भेज देता है कलेक्शन में, बैंक आमतौर पर पेमेंट भेजता, बैंक कभी डिले नहीं करता है। मतलब ऐसा बहुत कम केस मिले होंगे जहां पे चेक ही ना भेजा गया, ऐसा कोई केस सुना है आपने कि जहां चेक भेजा ही नहीं गया? होते हैं ऐसे भी चेक कि वो दराज में डाला और दराज में जब डाला था तो पीछे वो कहीं छुप गया हो। कई बार सर ट्रांजिट में भी मिस हो जाते तो हैं। ऐसा भी होता है, 3 महीने निकल जाते हैं, हाँ ट्रांजिट में भी खो जाते हैं, वेरी गुड। तो बैंक क्या करता है, उस कस्टमर से बात करता है, उसको कहता है भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, तुम दोबारा चेक ले आओ, फिर ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बहुत सारी बातें होती है उसमें, ठीक है। नहीं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि 90 डेज से पहले ही वो वहां जाके तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन कस्टमर को नहीं मिल रहा, इसको कस्टमर को वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट था यार पैनल इंटरेस्ट फॉर, ये वाला जरा देखिए ये कहां पर काम कर रहा है, इसमें पॉइंट में क्लियर हुए, इस पॉइंट में ये जो पॉइंट अभी दिख रहा है कहाँ क्या है इसमें खास बात? इसमें खास बात ये है कि आपका कोई एनईएफटी का रेमिटेंस डिले मिला किसी को, आपके पास कस्टमर आते हैं ना कि मेरा 2 लाख एनईएफटी कर दो कहीं पर, पॉइंट समझ रहे हैं बात को? हाँ सर, हाँ। मतलब ये जो है सिर्फ एनईएफटी ईसीएस वाले मामले में, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत क्लियर हो गया। अब इस वाले मामले में जो हम वो पढ़ रहे थे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये वाला रेपो +2%, जैसे मान लिया आपने कहा कि 10,000 रुपए मेरा एनईएफटी कर दो और आपका अकाउंट डेबिट हो गया, अब वो वहां पहुंचा नहीं, ठीक है, या एनईएफटी की रिटर्न आ गई और रिटर्न आने के बाद नहीं पहुंचा। तो एनईएफटी वाले में तो आमतौर पर क्या होता है, या तो विदिन 30 मिनट या आमतौर पर कितने दिन होता है, जरा बताओ तो एनईएफटी की मैक्सिमम टाइम की लिमिट कितनी है?
सर सेम डे आ जाती है नॉर्मली तो, नहीं आ पहुंच जाती है जाती है अलग या बात फिर है, रिटर्न। आने को तो कभी ऐसा होता है आप यहाँ से 48 हेलीकॉप्टर आपके घंटे। साथ में पहुंच जाती है। 48 आवर 48 आवर 48 नहीं आवर। 2 hours. मेरे ख्याल 72 है, हाँ सर 72। अच्छा मतलब 72 आवर तक तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। 72 के बाद अच्छा अब पता लगा कि जो वो वहां गई और वहां कुछ उसमें अकाउंट नंबर में कुछ गड़बड़ निकल आई या कुछ हुआ, तो वहां से वापस आती है ना बैंक में वो। तो जब वो बैंक में वापस आई तो बैंक ने आपके खाते में डाला या नहीं डाला ये उसके बारे में क्लियर हो गई बात। तो बोलो। वापस आएगी सर तो वो तो कस्टमर के अकाउंट में ही आएगी ना पैसा। नहीं कभी नहीं आ पाई, पैसा तो वही तो कह कस्टमर रहे के हैं। अकाउंट में ही आएगा ना सर। कभी कभी सर सस्पेंस अकाउंट में आ जाती है बैंक के। हाँ अच्छा एक बात और भी तो हाँ हो यस सकती सर। है कि जब वो वापस आई तो वो जो अकाउंट में कुछ फ्लैग लगा था, होल्ड लगा था, कोई कुछ ऐसी चीज थी टेक्निकली कहीं फंस गया हो, तो ऐसा हो जाता है, सस्पेंस में आती कई बार एंट्री। यस सर। ठीक है लेकिन सर तो एनईएफटी यहाँ और बोला आरटीजीएस का सेटलमेंट तो ब्रांच लेवल पे होता नहीं है सर, तो ब्रांच क्यों पेनाल्टी देगी सर? नहीं नहीं जब वो वापस आपको बैंक को मिल गया, हाँ देखो यस सर यस। बैंक देता है स्विच में आरबीआई में और आरबीआई देता है दूसरे बैंक को, ऐसे ही तो होता है। आरबीआई यस के सर। रूट थ्रू होती है ना, स्विच सेंटर से जाती है एनपीसीआईएल वेबसाइट से, ठीक है। हाँ यस सर तो गया, अब यहाँ जब वो गया तो वहां वो अकाउंट नंबर नहीं मैच हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो यहाँ से वापस आया आरबीआई को आया, आरबीआई ने बैंक को भेज दिया, लेकिन बैंक ने उस कस्टमर के अकाउंट में किसी भी कारणों से नहीं हो पाया हो, तो सस्पेंस में पड़ा रहता है ना, तो सस्पेंस की एंट्री आपको क्लियर करनी चाहिए, तो यहाँ यस पर सर। बोला हुआ है। तो अभी क्लियर हो गया, रेपो वाला जो क्लॉज है वो रिटर्निंग वाला क्लॉज है, रिटर्न, ठीक है। और जो बाकी क्लॉज थे वो कौन सा था? सिंपल केस वाला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनसेशन पॉलिसी में था तो 10,000 का पेमेंट उन्होंने कंपनसेशन के लिए भी पेमेंट उसको किया था। चलो अब क्या है इसमें, एक केस ऐसा है कि आपको पता होगा इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज होता है तो आप किसी की रजिस्ट्री रखते हैं और वो कहीं खो गई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन ने शिकायत आई नॉट रिटर्निंग टू द ओरिजिनल टाइटल डीड। तो हाउसिंग लोन लिया था नहीं वापस कर रहे हैं, ठीक है, पूरा लोन पेमेंट कर दिया, उसके बाद तो बैंक ने क्या है, उसने कहा कि वो मिल नहीं पा रही, भाई बहुत कोशिश कर ली और नहीं मिल पा रही, और वो एक सर्टिफाइड कॉपी अर्ज करेगा, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कहा कि ये टाइटल डीड खोना बहुत ही सीरियस लेप्सेस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ लाइव, आईसीआईसीआई बैंक के वहां इक्विटेबल जब मॉर्गेज होती है तो कहाँ डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, वो बता सकता है? सेंट्रलाइज ऑफिस है सर उनकी, हाँ, उनकी मुंबई में। जितनी भी इक्विटेबल मॉर्गेज हैं वो यहाँ लोकल नहीं रखी जाती हैं, सारी इक्विटेबल मॉर्गेज चेन्नई डिपॉजिट होती है। तो उन्होंने कहीं फैजाबाद के आसपास किसी कोई राजघराने परिवार का कोई हाउसिंग लोन किया था और वो टाइटल डीड जो है इन ट्रांजिट खो गई, तो बहुत इश्यू बना था। तो अब बैंक ने क्या कहा, एक तो ये वाली चीज कि भाई अगर खो जाएगी तो आप केवल सर्टिफाइड कॉपी या और डुप्लीकेट, जिसको सेकंड कॉपी बोलते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्री भी निकल आती है, पता है आपको? नहीं सर नहीं, ये कैसे निकलती है सर? नहीं निकल जाता है सर, 300 फीस लगता निकल है जाती है रजिस्ट्री सर्टिफाइड कॉपी निकलती है सर। हाँ नहीं, सर्टिफाइड कॉपी अलग चीज है, डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी कॉपी तो निकलती फोटो है स्टेट में सर्टिफाइड कर देते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्री का मतलब बिल्कुल उसी तरह की रजिस्ट्री क्रिएट होगी, उसमें लिखा जाएगा डुप्लीकेट रजिस्ट्री। और आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एडवांस से, क्या डुप्लीकेट रजिस्ट्री कोई ला रहा है तो क्या उसमें हाउसिंग लोन सैंक्शन हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, क्या कंडीशन है उसमें? रजिस्ट्री ऑफिस से उसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई परमिशन? नहीं, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है लास्ट नहीं, करके। वो तो रजिस्ट्री बनाने के लिए सब फॉर्मेलिटी समझ गया मैं, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा, वो तो समझ गया। इसमें क्या है, बैंकों ने प्रोविजन किए हुए हैं, आप देखिएगा अपने हाउसिंग लोन का सर्कुलर, कि अगर
डुप्लीकेट रजिस्ट्री में इक्विटेबल मॉर्गेज कराना है तो उसमें जीएम या डीजीएम लेवल को ऑथराइज किया हुआ है कि ऐसे लोन वही सैंक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है अगर कोई आपकी पार्टी अच्छी है तो अपना बैंक का हाउसिंग लोन का सर्कुलर पढ़ के देखिएगा, उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, एंड द सर्टिफाइड कॉपी कैन नेवर सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल, बिल्कुल ठीक बात है। बैंक वाज देयरफॉर एडवाइज्ड टू गिव द कंप्लेंट टू सर्टिफिकेट एडवाइजिंग द लॉस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कस्टडी। दे वर आल्सो आस्क्ड टू द इंसर्ट एंड, मतलब सारे खर्चे बैंक को करने को बोले उसने। किसने? बैंकिंग ओम्बड्समैन ने। बैंकिंग ओम्बड्समैन ने बोला कि एक तो आप अरेंज करो इनकी कॉपी, दूसरा अखबार में निकालो, जो भी काम करना है, और उसके साथ साथ कंपनसेशन 25,000 रुपए का उसको कंपनसेशन लगाया। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट आता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द बैंकिंग। क्या बैंकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अपील की जा सकती है या नहीं? पहली बात तो है यस, की जा सकती है भाई। ठीक है, अब अपील कहां करेंगे? आप अपील करेंगे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई को। आपको पता था जीएम या सीजीएम जो है आपके ओम्बड्समैन थे, बैंकिंग ओम्बड्समैन थे, और बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कोई वो दे दिया तो, और विद इन कितने दिन में? 30 डे में। और रिसीट ऑफ अवार्ड, यानी जब आपको वो सूचना मिल जाए। तो अब ये बताओ कि इसमें अपील करने कौन जाएगा? बैंक जाएंगे सर। बैंक जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक के अगेंस्ट तो डिसीजन देगा नहीं। ठीक है, और इसमें कंप्लेंट जो है पब्लिक के अगेंस्ट ली भी नहीं जाती। मतलब कोई बैंक कहे कि इस कस्टमर की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, ये रोजाना आ जाता है, चाय पी के जाता है हमारी, 2 घंटे हमारे खा जाता है। ठीक है, तो ऐसी शिकायत तो वहां सुनी नहीं आती। यानी आमतौर पर पब्लिक शिकायत कर रही है वहां पे, और पब्लिक शिकायत कर रही तो पनिशमेंट किसको होगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन को होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, क्या इस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में जो अपने वो हैं एनबीएफसी को भी लिया गया है? हाँ सर, लिया गया। बिल्कुल लिया गया है। एनबीएफसी भी बैंकिंग परव्यू, बैंकिंग ओम्बड्समैन परव्यू में आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो कंपनीज है ना, फाइनेंशियल कंपनी की शिकायत भी जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन सुनता है। ठीक है, उनको भी अब ले लिया गया, पहले नहीं सुने जाते थे वो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से शिकायत है तो वो भी यहाँ सुना जाता है। पता लगा कि एक चेक भेजा हुआ है आपने 3 महीने से, जो है दूसरा बैंक क्लियरिंग नहीं भेज रहा, उसका भेज नहीं रहा है इनवॉइस, एडवाइस जो है, तो आप एक दूसरे बैंकों की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपील की बात आई थी, तो अपील कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 डेज। 30, विद इन 30 डेज जब आपको ऑर्डर मिल जाए। और किसको करेंगे? डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई को आरबीआई। करेंगे। ठीक है, वन कैन ऑल्सो एक्सप्लोर एनी अदर रिकोर्स और रेमेडीज अवेलेबल टू हिम एज पर लॉ। अब इसके अलावा कोई लॉ में कहीं वो अपील करने का प्रावधान है, वो भी कर सकते हैं। बैंक ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू फाइल अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अंडर, बैंक को भी वो दिया हुआ। अब मेरा एक क्वेश्चन इसमें यह है कि बैंक की जो ये अपील होती है, उसको अपील को सबमिट करने के लिए एक ऑथराइज ऑफिसर होता है। कौन होता है वो? सर डिफरेंट बैंक में हो सकता है। एसबीआई के अंदर तो एमडी और डीएमडी, मतलब चेयरमैन से अप्रूवल लेकर के, और एमडी करता है। हाँ, नहीं, ये अधिकतर बैंकों का सेम है, बताता हूँ क्यों है कि चेयरमैन या उसका ऑथराइज्ड पर्सन, यस। मतलब चेयरमैन ने कहा मेरे पास काम ज्यादा है, उसने अपने एमडी को कहा कल से काम तुम या तुम देखोगे, लेकिन वो देख चेयरमैन की उसमें रहा है। तो बैंक जब भी अपील करेगा तो बिना अपने चेयरमैन से परमिशन लिए अपील नहीं करता है। और बैंकिंग ओम्बड्समैन के केस में बैंक आमतौर पर अपील करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, कोई बताएगा? बोलो, बैंक अपील क्यों नहीं करता? 100% सर्कुलर का पालन हो ही नहीं पाता है सर। बैंक अपील इसलिए नहीं करता है, एक तो बैंकिंग ओम्बड्समैन आंख बंद करके तो कोई डिसीजन देगा नहीं। वो भाई कोर्ट तो डिसीजन तब देखता है जब देखता है ये आदमी बहुत ही परेशान हो गया तो उसको थोड़ा सा रिलीफ देता है। एक बात। दूसरी बात,
अब वो अपील करेगा तो अपनी एनर्जी लगाएगा और वो न्यूज़पेपर में आएंगी खबरें, तो लगेगा कि भाई ये बैंक तो कस्टमर का बड़ा दुश्मन है, डिफेम आता है। आपने देखा होगा जितने बैड लोन जब रिकवर हो जाते हैं, तो बैड लोन जैसे ही रिकवर हो जाता है तो बैंक नमस्ते करता है और उसके बाद कस्टमर आता है चाय भी पिलाता है उसे। मैंने ठीक है वो बात खत्म कर देता हूँ, बैड चीजों को वहां पे खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का पॉइंट था। कोई किसी को कोई पॉइंट पूछना हो तो इसमें पूछ सकते हैं। सर वो एक बार कस्टमर रिपीट कर दीजिए सर, ये एमडी और सिविल चेयरमैन कोड नीचे वाला लग नहीं जाता है। समझ पाए। अच्छा वो बता देता हूँ। एमडी चेयरमैन वाला ये बताया कि अगर बैंक चाहे तो बैंक ही अपील करेगा, उसने ऑप्शन है ना अपील करने का, और अपील करने जाएगा तो जैसे किसी ब्रांच पे पेनल्टी लगी, मान लिया किसी ब्रांच में पेनल्टी लगी, तो वो ब्रांच जो है अगर ओम्बड्समैन में अपील करना चाहेगी तो पहले अपने चेयरमैन से परमिशन लेगी वो, और चेयरमैन जो है खुद या कोई एमडी वगैरह को ये परमिशन देता है कि भैया देख लेना, अगर ये अपील करने जाएंगे तो देख लेना, अगर जरूरत हो तो करना, नहीं तो मत करना। तो उनकी परमिशन के बिना वो नहीं करेगा। अगर ओम्बड्समैन के डिसीजन से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे कहाँ जाएगा सर? ओम्बड्समैन के डिसीजन से ही तो डिप्टी गवर्नर पे पा जाएगा, उसके बाद कोई अपील नहीं है। और उसके बाद अपील है तो उसने बोला एज पर लॉ आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट है सर डायरेक्ट। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, बोलिए कि भैया ये जो इन्होंने गड़बड़ कर दिया था और ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, है ना। सर डिप्टी गवर्नर के अलावा वो चाहे कस्टमर तो सिविल कोर्ट भी जा सकता है। हाँ वो लिखा तो है उसने कि वो चाहे तो और भी कोई कोर्ट में रास्ते हैं तो वहां भी जा सकता है। सर एक चीज और, वो डिप्टी गवर्नर के पास बैंक जाएगी या कस्टमर? एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए सर इसको। कस्टमर देखो, कस्टमर जो है डिप्टी तो पहुंच नहीं अगर पाएगा, कस्टमर अपील में लेकिन जाएगा तो जाएगा। अच्छा इन्होंने कोई पॉइंट पूछा हुआ है कि कस्टमर जाएगा अपील, क्या कस्टमर अपील के लिए जाएगा? जा सकता है सर, यदि उसको अवार्ड पसंद नहीं है, नहीं वो एक्सेप्टेबल जा सकता है, तो उस वो अपील करने तो सब लोग डिप्टी गवर्नर के पास ही जाएंगे। हाँ, कस्टमर तो बिल्कुल फ्री है, जैसे ही उसे समझ में नहीं आया, उसे लगा 2 लाख रुपए देने चाहिए तो इन्होंने तो 20,000 में टटका दिया, हाँ, तो वो जा सकता है। सर सब इनिशियली तो कस्टमर बैंक में देगा ना रिटर्न पहले तो? हाँ वो तो पहले सबसे पहले 30 दिनों के अंदर उसे बैंक से लेना है। बैंक नहीं मानेगा तो ओम्बड्समैन में जाना है, ओम्बड्समैन से भी संतुष्ट नहीं है तो अपीलेट में जाना है। ये है स्टेप इसके। लेकिन सर एक बार में 2 जगह तो नहीं जा सकते हैं ना? एक बार 2 जगह मतलब? जैसे कि उनका केस इधर क्लियर नहीं हुआ है फिर दूसरे कोर्ट में जाके वो करे कंप्लेन, ऐसा तो नहीं होता है ना? कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल, कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ, लेकिन उसमें जब वो कंज्यूमर कोर्ट जाता है तो उसे यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। अवार्ड एक ही जगह मिलेगा, अवार्ड एक ही जगह मिलेगा। वो जा सकता है 2 जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों जगह भी अवार्ड मिल जाए या उसको कंपनसेशन मिल जाए। नहीं, उसमें एक वो होता है ना जब एफिडेविट देते हैं ना, एफिडेविट में लिखा जाता है कि हम ये हमारा जो केस है, ये केस केवल आप ही के पास चल रहा है और जगह नहीं चल रहा है, या और जगह से हमने विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलो अब जरा एक सरसरी तौर पर नजर ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं जिससे हमारी कोई चीज छूट ना जाए। सर कस्टमर कब बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाएगा और कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा? देखो कंज्यूमर कोर्ट में तो कभी भी जा सकता है, लेकिन बैंकिंग ओम्बड्समैन में ये माना जाता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन जल्दी डिसीजन देता है और आपके फेवर में देता है अक्सर। आपको पता है कि जो एटीएम की जितनी कंप्लेंट होती हैं उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन बहुत फास्ट हो देता है। कितने रुपए पर डे होता है पता है? बताइए। 100 रुपए पर डे सर, डिले करने पर 100 रुपीज पर डे डिले पे। उसमें 100 रुपए पर डे की डिले है। अगर 100 रुपए पर डे आपको वो करना पड़ेगा, अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन को वो करते हैं, मतलब इसका एटीएम का पेमेंट आप उसका फंस गया है और उसे टहलाए जा रहे हैं ना, तो उसके लिए वो पेमेंट होती है वाली। ठीक है, चलो एक फाइनल टच दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ये जो फाइनल टच है ये आपके बिल्कुल कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पे कर देगा, इसमें कुछ छूटेगा नहीं फिर आपका। और जो कुछ स्टूडेंट्स हमेशा क्या है छोटे शॉर्ट नोट्स पे बिलीव करते हैं ना,
वो मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं, और IIBF ऐसे लोगों को बहुत पहचानने की कोशिश करता है, और ऐसे लोग जो है परेशान होते हैं एग्जाम में, कहते हैं मैंने पढ़ा तो सब था लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो उसको जरा देखिए सामने स्क्रीन पे। तो सर बैंकिंग ये ओम्बड्समैन किस स्कीम डेट हमने, का है सर? बैंकिंग ओम्बड्समैन का सर्कुलर किस डेट का है ये? 2006 स्कीम का है ना अच्छा सर्कुलर नहीं, बैंक की वेबसाइट पे ही जो स्कीम पड़ी है उसी पे अच्छा, बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक सर। पढ़ तो हमने लिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे एक बात हमारी ये आ रही है कि कौन से सेक्शन में ये है, तो कहाँ है सेक्शन 35A ऑफ of द BR Act। बैंकिंग रेगुलेशन है, ये उसमें भी हमने पढ़ लिया था ना, ठीक है। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आरबीआई और बैंकिंग के रूल जो हैं कहाँ कहाँ लगते हैं, सब जगह लग रहे हैं ऑल ना, ओवर इंडिया। इसलिए आप लोग स्क्रीन पे बहुत कंसंट्रेट रहिएगा। हाँ, एक चीज भी पॉइंट है, सेक्रेटरीट वाली बात आती है इसमें। सेक्रेटरीट जो होता है, इसका पूरा जो ऑफिस होता है, इसका खर्चा कौन उठाता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन वाले का आरबीआई उठाता है, बैंकों से कुछ नहीं लेता है, ठीक है। अच्छा, एक कंप्लेंट करने के लिए कितनी फीस जमा करनी पड़ती है? कोई फीस नहीं है सर, कोई फीस नहीं है। तो इसमें अभी बात आती थी, मैंने बोला था कि CGM या GM इसका वो होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या था? BO, बैंकिंग ओम्बड्समैन, उसको बोलते हैं BO, यानी बैंकिंग ओम्बड्समैन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका टेन्योर कितने समय तक के सामने दिख रहा है? 3 years। 3 ईयर तक का है। कब तक का है? 3 साल के 3 लिए, years। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर बोला हुआ एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब एक बार में। एक बार में, यानी इसका मतलब दोबारा भी उसे बना सकते हैं, ठीक है। Yes, sir। अच्छा, इसमें लोकेशन भी में कोई क्या टीम बोला हुआ? होती है कोई? अधिकतर आरबीआई के जो ऑफिसेस होते हैं वहां होता है। एक्सक्यूज मी सर, इसमें भी कोई टीम होती है हाँ। कि कितने मेंबर होते हैं बैंकिंग? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके क्लर्क वगैरह होते हैं, लेकिन वो अकेला जज करता है। अच्छा, डिसीजन लेने वाली बॉडी अकेले होता है वो। उसकी टीम होती है, यानी उसके क्लरिकल स्टाफ वगैरह होते हैं, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते होंगे, पढ़ पुढ़ा के बता, जैसे जज के लिए होता है, जी जी, ठीक है। और सर ये रिटायर्ड पर्सन होते हैं क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन? नहीं नहीं, अरे CGM है, GM भाई, वर्किंग CGM GM होते हैं, कोई रिटायर नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, जो उसकी कॉस्ट है पूरा वो ही देगा आरबीआई। हाँ, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आया हुआ है यहाँ पे, द बैंकिंग और सेल रिसीव एंड कंसीडर कंप्लेन रिलेटिंग डिफिशियंसी बैंकिंग सर्विस गुड्स, facilitate their satisfaction or settlement by agreement through the conciliation and mediation between the bank concerned and the aggrieved parties। तो यानी कि वो इन चीजों का भी यूज करता है, क्या है इसका? conciliation और mediation, इनका भी यूज करता है। सर मैं कितनी बार गया हूँ आरबीआई के ऑफिस में बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट करके जयपुर में, तो वो पहले बुलाता है, दोनों पार्टियों को बुला देता है, जब है ना कि दोनों में इसको मिनिमम पे वो सॉल्यूशन हो जाए, दोनों एग्री हो जाए तो ये खत्म करे, है ना। और वो हाँ, तो ऐसा होता है, उसी को तो मीडिएशन बोल रहे हैं। जी सर। देखो, एक ये वाला पॉइंट देखना कि उसने बोला कि 30 जून को वो एक क्या बोलेगा, रिपोर्ट्स देगा, ये पूरा की क्या चला है इस बार। अच्छा, ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, ये हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, ये सारे पॉइंट पढ़ लिए थे ना कि किन किन कंडीशंस में कंप्लेंट ली जा सकती है। यस सर, अभी बताए सर। इसमें जो बोला था ना आपने कि डिपॉजिट अकाउंट अगर कोई खोलने से मना करे बैंक, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर बैंक जब कस्टमर से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वैसे ही मना कर देगा। नहीं तो वो तो लिखा हुआ है ना कि अगर कोई वैसा कॉज ना हो। अब पता लगा वो कोई कागज ही नहीं दे रहा, साइन करने को भी तैयार नहीं है, और कह रहा मेरा अकाउंट खोल दो, अपने आप फोटो खींचो, अपने आप लिख दो और भर के खोल दो, तो उसका तो हम मना कर रहे हैं। मतलब एक कॉज, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। सर इसमें क्या होता है, नहीं सर इसमें क्या होता है, मना कर, सपोज वो कस्टमर वहां कंप्लेन करने चला गया, तो वो बैंक से फिर आरबीआई रिप्लाई मांगेगा, किस कंडीशन में आपने मना।
और उसको आप रिप्लाई दे दोगे तो उसकी कंप्लेन को कैंसिल कर देगा, मतलब खारिज कर देगा बैंकिंग ओम्बड्समैन। इसलिए हमें डरना नहीं है इस चीज से। क्योंकि ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे रहता है ना कि डिपॉजिट अकाउंट वो कस्टमर गारंटी खोलेगा या नहीं खोलेगा। नहीं, डिपॉजिट अकाउंट खोलना बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपॉजिटर को कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि बैंक की परिभाषा में, बैंक की डेफिनेशन में सबसे पहला बैंक का जो रोल है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड दिस डिपॉजिट टू द पब्लिक। बैंक की परिभाषा जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट है। अब वो मना किस कारण से, हाँ कोई कहेगा ये मेरे 10 करोड़ रुपए रख लो, मैं कल आके ले लूंगा आपसे, कहीं रखना मत, तिजोरी में रख लेना, तो वो थोड़ी ऐसा करेगा अकाउंट। या कहीं से बिल्कुल डिफॉल्टर हो या किसी दूसरे बैंक में लोन चल रहा हो, कोई ऐसा कस्टमर आए, उस केस में हम मना कर सकते हैं, तो उसका हमारे पास में वैलिड रीजन होना चाहिए। डिपॉजिट के लिए तो मना नहीं करेंगे भाई, नहीं सर, डिपॉजिट के लिए तो डिपॉजिट की कोई मना नहीं करता सर, नहीं करेंगे। लेकिन सर केवाईसी तो पूरी सर होनी पड़ेगी। आरबीआई ये कहता है, आरबीआई तो अब ये भी कह रहा है कि अगर कोई बीएसबीडी अकाउंट खोलने आ रहा है, अगर उसके पास कोई आईडी भी ना हो, अगर कोई इंट्रोड्यूसर ला दे तो इंट्रोड्यूसर के बिहाफ में भी आप खाता खोलेंगे बीएसबीडी अकाउंट। तो जो आरबीआई की डायरेक्टिव गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो आप करेंगे ही ना सारे काम जी। अच्छा ये पॉइंट देखिए जरा एक बार यार। हाँ एक पॉइंट देखिए, आप कोई भी कंप्लेंट जब लेके जाएंगे ना तो उसमें आपके साथ में एडवोकेट नहीं होना चाहिए, मतलब एडवोकेट के थ्रू यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाए, एडवोकेट के थ्रू जानी तो कंज्यूमर कोर्ट जाइए आप, ठीक है। अच्छा उसमें जो एनेक्सचर की बात करी उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपका नेम एड्रेस, ठीक है, उसमें कौन सी ब्रांच के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, क्या कारण है कंप्लेंट के, आपको लॉस क्या हुआ और आप क्या चाहते हैं। 5 पॉइंट समझ गए, ये 5 पॉइंट कंप्लेंट के 5 पॉइंट। ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं क्या कस्टमर डायरेक्ट? ऑनलाइन नहीं है, इसमें बताता हूं मैं, ईमेल से हो जाती है कंप्लेंट। अगर आप ईमेल कर देंगे ना बैंकिंग ओम्बड्समैन की ईमेल आईडी पर, वो कंप्लेंट रिसीव कर लेते हैं। तो उसमें फिर ब्रांच का रोल खत्म, जो आपने बताया था 30 डेज वाला। नहीं वो तो पहले करना ही करना है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ब्रांच वाली कंप्लेंट तो करनी ही करनी है। 30 डेज बाद ही ईमेल कर सकते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट नहीं जा सकते। बस डायरेक्ट नहीं जा सकते आप ना उसमें। सर कॉइन्स के केस में कितना कर सकते हैं, कितने कॉइन्स के बाद मना कर सकते हैं कस्टमर को? इसका ना आरबीआई का बैंक ये तो 2009 का सर्कुलर है, आरबीआई का कोई सर्कुलर होगा उसे आप देखिएगा। 1000 के वैल्यू तक का होता है, उससे ज्यादा एक दिन में नहीं। कुछ कॉइन्स का शायद 2000 रुपए भी है, 1000 है कुछ, एक्चुअली वो सर्कुलर नहीं सुनो, नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर डिपेंड है वो। 1000 रुपए है सर। आपने वो सुना डबल लॉक सिस्टम? मान लिया एक आदमी एक ट्रक लेके कॉइन आ जाए और उसमें बैग में भरे हुए हैं कॉइन, तो क्या आप उसे मना कर देंगे हम नहीं लेंगे? जमा नहीं करेंगे। आरओ को वो उसमें सिस्टम है ना डबल लॉक सिस्टम। अगर आपके स्ट्रॉन्ग रूम में जगह है तो आप डबल लॉक सिस्टम में आप उसे बक्से बंद करके एक ताला उसको लगाइए, एक ताला अपना लगाइए, जमा करिए, लेकिन कॉइन गिनिए मत। आप गिनने के लिए आप बोल दीजिए इतना टाइम लगेगा। डबल लॉक सिस्टम होता है लेकिन वो बड़ी ब्रांचेस के लिए लागू है। ले सकते हैं मैक्सिमम रुपीज 1000 ब्रांचेस में 1000 मैक्सिमम एक दिन में ले सकते हैं सर। कॉइन्स का ऐसा है सर, कॉइन्स वाले का नहीं, ब्रांच की बात नहीं कर रहा मैं, करेंसी चेस्ट की बात कर रहा हूँ। चेस्ट में ले सकते हैं सर, चेस्ट की बात। चेस्ट में तो आरबीआई का खजाना है ना, आरबीआई का सारा पैसा चेस्ट की मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी होता है, आरबीआई शायद उसका किराया भी देता है चेस्ट का। जहां आप आरबीआई का पैसा रखते हैं ना उसका कुछ कंपनसेशन कुछ है उसमें आरबीआई का। अच्छा ये वाला पॉइंट सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक टू डिस्प्ले सेलिएंट फीचर ऑफ द, अब ये होता है नहीं होता आपकी बैंक में, इंस्पेक्टर जब भी आता है तो एक पॉइंट नोट करा के जाता है कि आपके वहां बोर्ड नहीं लगा, आपने देखना अपने ब्रांच में लिखा होगा बैंकिंग लोकपाल का पता, फोन नंबर सब लिखा रहता है, देखना। हाँ सर ये होना चाहिए। नहीं होता है? होता है सर, होता है तो डिस्प्ले करना है, पब्लिक को बताना है कि भैया ऐसा ऐसा है। ये इसमें एनेक्चर में कंप्लेंट का फॉर्मेट भी दे रखा, वही चीजें है ना, 5 पॉइंट दे रखे हैं उस तरह।
ये बैंकिंग के जो ओम्बड्समैन के ऐसे पता दे रखे हैं, अधिकतर वो आरबीआई की बिल्डिंग में ही होता है, जहां पर भी आरबीआई। अब यहाँ देखिए एक बात, चंडीगढ़ की बात देखिए जरा। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूटीआई, यमुनानगर, इन सब के लिए देखो ये एक जगह है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इतने सारी जगहों का एक इसी ही तरह सात के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनका शायद गुवाहाटी में है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए वो कम है। ये देखो गुवाहाटी देखना सर। बोलते ना 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर्स। हाँ। सिक्किम का कहाँ है? सिक्किम का कोलकाता में आएगा सर। हाँ, क्योंकि वो जो है वेस्ट बंगाल के पास में है ना। ये रहा कोलकाता में, देख लीजिए। ये देखो, ठीक है सर। चेक कलेक्शन का एक बार प्लीज सर, चेक कलेक्शन का समय टाइम बिल्कुल समझा देते हैं। चेक कलेक्शन में हमारे जो पॉइंट्स थे, चेक कलेक्शन में 3 पॉइंट्स थे। एक तो लोकल, मैं उसमें स्क्रीन में समझाता हूँ, आप लोगों भी रिवाइज करिएगा साथ में। मैं बता रहा हूँ सर, लोकल के 3 दिन है ना। उसके बाद में स्टेट मेट्रो सिटीज के लिए वो 7 दिन है। एक मिनट को मेट्रो सिटीज में इंक्लूडिंग, हाँ बता देना, इंक्लूडिंग मतलब स्टेट कैपिटल वो आउट स्टेशन के लिए 7 दिन और नॉन सीटीएस के 10 दिन। 10 दिन है। उसके बाद 10 दिन है। उसके बाद में 14 डेज है। मैं 1 मिनट यहाँ करता हूँ। देखो लोकल क्लियरिंग बताओ सबसे पहले, चलो। 3 डेज। 3 डेज। लोकल क्लियरिंग में कितना है? 3 डेज है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या था? सीटीएस के लिए आउट स्टेशन। अब सीटीएस में 2 चीजें हैं। सीटीएस में सीटीएस या नॉन सीटीएस, ये भी तो है ना। आउट स्टेशन के 2 चेक हैं, सीटीएस है या नॉन सीटीएस। नॉन सीटीएस है। तो सीटीएस के लिए कितना दिन था? 7 डेज। 7 डेज, ठीक है। और इसके लिए 10 डेज। 10 डेज। आउट स्टेशन। हाँ, ये दोनों आउट स्टेशन है, ये दोनों आउट स्टेशन है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा लोकल है। तो इसमें जो कंपनसेशन पॉलिसी थी, कंपनसेशन पॉलिसी इसमें क्या थी बताओ? सेविंग बैंक अकाउंट सर, इंटरेस्ट। इसमें एक तो 7 दिन का क्लॉज है, एक 14 दिन का क्लॉज है, और एक कौन सा क्लॉज है? 14 डेज, 90 डेज। 90 डेज वाला। 90 डेज वाले में क्या है? एफडी प्लस 2, एफडी प्लस 2%। 2 है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है? सेविंग है। सेविंग प्लस 2%। इसमें है एसबी और एफडी, विच एवर इज तो मैक्सिमम दोनों में हायर। और इसमें क्या है? सेविंग। अच्छा, क्लॉज से समझ में आ रहा है एफडी यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि 7 दिनों की एफडी होती नहीं है। कम होती नहीं है, 7 दिन से कम नहीं होती सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह बनाया हुआ सिस्टम, ठीक है। और उस वाले में रेपो प्लस 2% 2 था। किसमें? जो आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस की रिटर्निंग क्रेडिट नहीं हो, मतलब कट के चली गई, लेकिन वो वापस जब आई वहां पे बाउंस हो गई किसी तरह से, और वापस आई और आपके खाते में नहीं आई। आप कह रहे हो जी कट गई, ठीक है। तो कभी कभी बैंक से जो है कट के पैसा जा रहा है तो वहां पहुंचा नहीं जहाँ जाना था, ठीक है। सर ये 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज तो क्लियर हो गया। ये 7, 14, 19 ये एक बार बताइए ना सर। अच्छा, बताते हैं कि जो डिले है ना, डिले अगर आपकी अप टू 7 डेज तक है तो आपको सेविंग बैंक का रेट मिलेगा, ठीक है। तो और अगर डिले 14 है दिन तक है, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे आपने लोकल का बताया 3 डेज, हाँ। ठीक है, तो मतलब 3 दिन में चेक क्लियर होना चाहिए, ऐसा है? हाँ, अगर नहीं हुआ तो अगले 7 दिनों तक नहीं हुआ तो आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, अगले 14 दिन तक नहीं हुआ तो, अगले 90 डेज तक नहीं हुआ तो। सेविंग बैंक का जो मिलेगा वो 3 दिन के बाद से 7 दिन तक मिलेगा, या फिर 0 से 7 दिन तक का मिल जाएगा?
ये 3 दिन के बाद मिलेगा। ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जितना टाइम तक आ जाना चाहिए वो तो आपको फ्री कर रखा है ना, उसके लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है ना। प्लस अच्छा, और एक बात और है ना, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ, डिले। डिले क्या होती है, अगर आपने 10 जनवरी को चेक किया जमा, तो 13/1 तक होना था, नहीं हुआ, और वो जमा हुआ 28 तारीख को, तो इसमें डिले तो केवल ये हुई ना 15 दिन की। ठीक है। And sir, NEFT from 72 hours it counts now? Which one 72 hours? NEFT sir. Yes sir. अच्छा, नेफ्ट में देखो दो क्लॉज हैं। एक तो आपने एनईएफटी किया, वो विद इन 72 आवर्स क्रेडिट होना है अपोजिट पार्टी को। Yes. ठीक है। अब क्या है कि अपोजिट पार्टी में क्रेडिट नहीं हुआ और रिटर्न आया, तो जो इनिशिएट कर रही है पार्टी, इनिशिएट जिस पार्टी ने किया हुआ है उसके अकाउंट में जमा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये वाला क्लॉज लगेगा। और इधर तो 72 में हो ही जाता है, क्योंकि उनका रिकंसिलेशन चलता है ना। जो स्विच सेंटर है उसमें जो एंट्री रिकंसाइल नहीं होती है तो उसका चलता है, नहीं होता है तो वो वापस कर देती है, और जो इनिशिएट करता है उसके खाते में जाना चाहिए। फिर अगर नहीं गया है तो फिर रेपो +2 का उसमें पेनल्टी लगता है।